हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ARO की परीक्षा जो हुई थी 2014 में, उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी 60 प्रश्नों को करेंगे हल और पूरी व्याख्या भी देखेंगे, ताकि एग्जाम जो आने वाला है उसमें अगर ये प्रश्न या इसके जैसे प्रश्न रिपीट होते हैं तो आप उसका उत्तर दे सकें। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं यानी कि तत्सम है? तो द्वार, गृहस्थी और पांव ये तीनों जो हैं तद्भव हैं। सायं ये तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। एकल शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? एकल का तद्भव, तो जैसा कि आप जानते हैं सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज अकेला। तो क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी रेड इंक और पेंसिल से यहाँ पर पहले से ही इंडिकेट किया गया है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सही जवाब मैं आपको दे रहा हूं जो कि ब्लू इंक में है। और करपट शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, करपट का मतलब होता है कपड़ा, तो दैट इज ऑप्शन सी। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, कैवर्त, और इसका मतलब होता है केवट से, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और गृध्र शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है जो कि गीध से होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही आसान था, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरिट में क्योंकि हिंदी के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, मतलब जोड़े जाते हैं, तो आप जो है कम से कम 50 से 55 प्रश्न, 60 में से 50 से 55 का लक्ष्य रखिएगा कि इससे कम तो आपके मतलब सही ना हो, मतलब कम से कम 50-55 से अधिक ही सही हो, इससे कम नहीं। धुतला शब्द में विशेषण कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जो होता है, एक सवाल और भी होता है, ये गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो ये 6 प्रकार का होता है, याद रखना। और इसमें एक होता है रंगवाचक। तो रंगवाचक में क्या होता है? लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, सुनहरा, धुंधला, फीका, चमकीला। तो यहाँ पर धुंधला जो है वो क्या हो गया? एक गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब बनेगा। और सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? सरीखा, ठीक है, तो सही जवाब है, ये भी एक गुणवाचक विशेषण ही है, ऑप्शन बी। और आपको बता दें, सरीखा शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। इसके अतिरिक्त भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, ये भी जो शब्द होते हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ये गुण को बताते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह नौकर मतलब यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। उस नौकर के बारे में, एक पार्टिकुलर नौकर के बारे में वह जो है वो इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्रम बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण, दैट इज ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो चौथाई का मतलब क्या है? ये अपूर्णांक है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, अपूर्णांक बोधक, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेष। याद रखिएगा, संज्ञा को विशेष कहते हैं और संज्ञा की विशेषता जो बताए उसे कहते हैं विशेषण। तो ये तो बहुत आसान है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं जो कि मतलब थोड़े से कंफ्यूज करेंगे आपको, नहीं तो सारे प्रश्न काफी इजी लेवल के हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है? अब देखो, जो संज्ञा होगा वही विशेष से होगा, और यहाँ पर आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ में अग्नि जो है ये संज्ञा है, तो यही यहाँ पर विशेष से है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो संज्ञा क्या है? पानी, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा, पानी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द विशेष से है? अब यहाँ पर देखो, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित और अपमानित दिया गया है, तो सही जवाब क्या बनेगा? अनासक्ति, ठीक है। ये क्या है? अनासक्ति, ये एक संज्ञा है, तो ये हमारा सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है? अब देखो, विशेषण और विशेष से संबंधित क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, और इसका सही जवाब है विषाद, ऑप्शन डी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा, तो देखो, वाज, तुरंग, है, अश्व आदि घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, जबकि शार्दुल जो होता है, शार्दुल इसका मतलब शेर से होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मीनाक्षी का मतलब सुंदरी भी होता है,
वह लड़की जिसकी आंखें मीनाक्षी, मीन मतलब मछली की तरह हो, तो वो सुंदरी भी होती है और माता दुर्गा का भी नाम है। तो दोनों विकल्प सही है और आयोग ने दोनों को सही माना था। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो सर्प, ये तो है ही है। आई विषधर, तुरंग का मतलब घोड़े से होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बनेगा। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य, तो देखो यहाँ पर राक्षस, दानव, निशाचर, तो आप समझ रहे हो। भूसुर का मतलब राजा से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। रुख का पर्यायवाची शब्द है रुख, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए। रुख का मतलब वृक्ष से होता है, दैट इज बिटअप, ठीक है, तो बिटअप यहाँ पर सही होगा। और बिटअप, पादप, तरु, वृक्ष आदि रुख का पर्यायवाची होते हैं। अच्छा, ये जो हेरम है, हेरम का क्या अर्थ होता है? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। हेरम का क्या मतलब है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। और आपको मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये एक हिंदू मैथोलॉजी के देवता हैं। और कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होता है ये भगवान विष्णु से संबंधित होता है, ठीक है। बाकी कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। और कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो दिया गया है वो सही है, यानी कि सलभ का मतलब होता है फतिंगा, भौरा। चंचरीक और मिलिंद ये सब भ्रमर के अंतर्गत ही आते हैं। सिलीमुख ये तीर का मतलब होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा, सिलीमुख। और कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र, तो सही जवाब है गणाधिप। गणाधिप का मतलब होता है सेनानायक से। और हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? हिरण्यगर्भ, तो क्वेश्चन नंबर 24 और सही जवाब देखो यहाँ पर ए और बी दोनों मान सकते हैं आप। हिरण्यगर्भ का मतलब कहीं कहीं विष्णु भी होता है, कहीं कहीं ब्रह्मा भी होता है, और दोनों को ही माना गया है, तो दोनों सही है। आयोग ने दोनों को सही माना था बाद में, हालांकि आयोग ने पहले ब्रह्मा कहा था, बाद में विष्णु को भी मान लिया था। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास, तो देखो यहाँ पर जो अनुचर, भृत्य और सेवक है, इसका मतलब दास से होता है। परिकर का मतलब क्या होता है? घर के लोग, परिवार के लोग, ये होते हैं परिकर, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो, और इसका मतलब होता है स्थावर, दैट इज स्थिर। तो विकल्प भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है रेड पेन से, वो सही है। और सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का मतलब प्रलय से होता है विलोम, तो ऑप्शन बी। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? इप्सित, तो ये होगा अनिप्सित, दैट इज ऑप्शन बी। साचर का विलोम होगा अलगाव। साचर माने साथ साथ, अलगाव माने अलग अलग। विराट का विलोम क्या होगा? क्षुद्र से होगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे और ये प्रश्न काफी आसान भी हो सकते हैं। अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्पृश्य होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। और अज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ का उल्टा, तो अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, ठीक है, तो ऑप्शन ए। और गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव, गौरव का विलोम क्या होगा? तो ये लाघव हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। और बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग, तो बहिरंग का क्या मतलब होता है? आउटसाइडर, इसका मतलब होता है अंतरंग, ठीक है, तो ऑप्शन बी। और ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रस्त माने मुक्त होता है, ऋणग्रस्त या फिर रोगग्रस्त या फिर रोग मुक्त, ठीक है, तो रोग मुक्त मतलब ग्रस्त का जो विलोम होगा वो मुक्त होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो काफी कंफ्यूज करते हैं आपको, और अगर आपको सही सही हिंदी आती होगी तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मैक्सिमम अगर इसमें आप सही कर ले गए तो डेफिनेटली आपके 50 से अधिक 50+ आपके सही होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं और इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन डी। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अन्य वाक्यों में क्या है? एक हलवाई का प्रयोग असंगत हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हलवाई, एक हलवाई, एक हलवाई, जबकि यहाँ पर क्या है? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 37 पे आइए। और कृष्ण के अनेकों नाम है, दैट इज ऑप्शन डी सही है। और निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 38 पे आते हैं। 38 का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन
बी, देखो फूलों पर भौरे गुलजार कर रहे हैं, तो फूलों पर भौरे गुलजार कर रहे हैं ये सही होगा। भिनभिनाना जो होता है ये मक्खी के लिए होता है, तो ये यही सही गलत हो गया। और निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य फिर, अब देखो यहाँ पर जो 39 है और सही जवाब बनेगा ए और सी दोनों। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया। एक्चुअली में अगर देखोगे तो कामता प्रसाद गुरु के सामान्य हिंदी की जो किताब है उसमें लिखा गया है कि शिकायत का निवारण होता है और शंका के लिए समाधान होता है। तो बेसिकली जो है सी को सही माना गया था, लेकिन बाद में ए भी सही हो गया आयोग की ओर से, तो ए और सी दोनों सही जवाब हैं। अब यहाँ पर देखो संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको देना है, तो ऐसा वाक्य जो मतलब कि और से जुड़ा हुआ हो, एवं से जुड़ा हुआ हो, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। एक्चुअली में संयुक्त वाक्य क्या होता है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, दैट इज संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, और ये है कि निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बर्तनी की शुद्धि, और ये है क्लेश, ऑप्शन सी। अब 42 को देखते हैं कौन सा शुद्ध बर्तनी कौन सी होगी। यहाँ पर 42 में ये है श्रृंगार, कौन सा, विकल्प सी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। तो 43 में ये होगा उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल नहीं होता ये क्या होता है, ये होता है ऑप्शन बी वाला, उज्ज्वल। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। और निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हिरण्यकशिप हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, और निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी, देखो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं उसको दूर कर दूंगा, आपकी जो शंका होगी उसको मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, अगर कहीं पर इंप्रूवमेंट करना होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 में सही क्या होगा, कवि का जो मतलब कवि का जो स्त्रीलिंग बनता है वही पूछा गया है, तो ये कवित्री होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो आपकी ये होता है, ये अंगूठा हो गया, ये पहली उंगली क्या होती है, ये तर्जनी बोली जाती है, और इसके बाद ये होती है आपकी मध्यमा, ये हो गई आपकी अनामिका, और ये होगी कनिष्ठिका। तो इस प्रकार से, चलो यार तस्वीर तो बहुत खतरनाक बन गई, कोई बात नहीं, ये वाली उंगली होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं। ठीक है, तो अब अनामिका का जो सही उच्चारण है वो भी शायद यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, अनामिका, ऑप्शन डी वाला, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये वाला सही मानना आप, अनामी ये सब गलत लिखा गया, डी वाला सही है। और जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहेंगे दामोदर। दामोदर बेसिकली जो है किसका नाम है, ये भगवान कृष्ण जी का नाम है। लंबोदर जो होता है ये गणेश जी का पर्यायवाची होता है, ये भी दोनों याद रखना। और पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश में एक शब्द क्या होगा, पीछे पीछे चलने वाला, तो अनुचर और अनुगामी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, अनुचर और अनुगामी। आयोग ने दोनों को सही माना था। और जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, तो मतलब कोई कीमत नहीं है इसकी, तो क्या मतलब होगा इसका, कि मतलब अमूल्य है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मतलब वो कैसा व्यक्ति है जो थोड़ा नपा तुला खाता है, उसे कहेंगे मिताहारी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, मिताहारी, ऑप्शन सी। और मितव्ययी कौन होता है, जो सोच समझ कर खर्च करे उसे कहते हैं मितव्ययी। उसके बाद 10 क्वेश्चन और हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसे कहते हैं अंतेवासी। और जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मतलब मर्माहत। ठीक है, मर्माहत, दैट इज ऑप्शन बी। और जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, तो दैट इज ऑप्शन डी, उसे कहेंगे पदच्युत। और जिसे किसी वस्तु की स्पृहा यानी कि इच्छा या कामना न हो, तो उसे क्या कहेंगे। देखो यहाँ पर जो ये शब्द है उसमें बी और सी दोनों ही सही हैं, बी और सी दोनों ही सही हैं। ठीक है, और इसके बाद है
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी कि अप्रत्याशित, तो दैट इज ऑप्शन डी, अप्रत्याशित। अब 5 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाएगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप आपको बताना था, और ये था मच्छिका। अब मच्छिका में देखो यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी, तो ये वाला सही है। हल्दी का तत्सम रूप ये क्या होता है, हल्दी का, तो ये होता है हरिद्रा, ऑप्शन सी। हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना था, मतलब उल्लास, तो ऑप्शन डी है। और नारियल का तत्सम रूप, देखो दोनों ही सही है, यहाँ पर 2 विकल्प सही है नारियल वाले में, एक तो ए सही है, दूसरा सी सही है। नारिकेल भी कह सकते हो और नारिकेल भी कह सकते हो, तो ए और सी दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। सींग शब्द का तत्सम रूप बताना था आपको, सींग, तो सही जवाब है इसका श्रृंग, ऑप्शन सी। तो ये हो गए सभी 60 प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, और जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स वाला सेशन है उसको जरूर कंप्लीट कर लेना आप लोग, वो कई वीडियोज में आएगा, उसकी सीरीज अपलोड कर दी गई जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो 6 मंथ करंट अफेयर्स को भी चेक कर लेना, और ये जो वीडियो इसको भी देख लेना। और 2013 से लेकर और 2020 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी के जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर हैं, और साथ ही साथ जो मैथ के क्वेश्चन पेपर हैं, सभी को सॉल्व करवाया जा रहा है, तो लगातार बने रहिए। और कोई भी वीडियो छोड़ना मत, ये नहीं कि अभी नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे, तुरंत का काम तुरंत करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सफल हो मेंस दे। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।